नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए सोशल साइंस, जिसमें हम लोग लेकर चल रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास। तो आज मित्रों छठवां अध्याय है। छठवें अध्याय का नाम है राज्य से साम्राज्य। इस अध्याय में मित्रों सबसे पहले हम लोग देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, इसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो मित्रों, अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो लगभग 2300 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य। चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का राजनीति से संबंध है। तो मित्रों, चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में मिलते हैं, अर्थात चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र आपका राजनीति से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे मित्रों। इनमें से साम्राज्य की जो राजधानियां हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो मित्रों, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। अशोक पहले ऐसे शासक थे जो अभिलेखों के माध्यम से अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख वो होते थे मित्रों जो स्तंभों पर कह सकते हैं, यानी पत्थरों पे लिखा जाता था या गुफाओं में लिखा जाता था। तो जनता तक राजा की बात उसी माध्यम से पहुंचाई जाती थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के अभिलेख की खोज टी पैंथलर ने 1750 में की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसे ने पढ़ा था। अब देखते हैं मित्रों अशोक के प्रमुख शिलालेख या अभिलेख। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान के पेशावर जिले में है। यह खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के पेशावर जिले में, जो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। मानसेहरा शिलालेख पाकिस्तान के हजारा जिले में है। यह भी खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। वही कालसी शिलालेख की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में है। गिरनार शिलालेख गुजरात में है। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र के थाना जिले में है। गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश में है। मास्की शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में है। नेतुर शिलालेख कर्नाटक के मैसूर जिले में है। रुमिनदेही शिलालेख नेपाल में है। कौसाम्बी शिलालेख कौसाम्बी में है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला वर्तमान में अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य काल में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग तक्षशिला ही था। उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। तो नगरों में मौर्य साम्राज्य काल में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, जबकि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। वही मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो मौर्य साम्राज्य काल में जो मध्य भारत था, इस इलाके में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, और जो यहाँ के लोग थे फल फूल खा करके और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और अलग अलग किस्म के पोशाक पहनते थे। तो मौर्य साम्राज्य काल में अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे
और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे और अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। अब देखते हैं राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न है। तो साम्राज्य राज्य से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो राज्य होता था वह साम्राज्य से छोटा होता था, यानी साम्राज्य राज्य से बड़ा होता था। तो जाहिर सी बात है साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना रखनी होगी। जब बहुत बड़ी सेना रखेंगे तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा खर्चा करना होगा, उनको वेतन देना होगा और अधिक से अधिक संसाधन भी जुटाना पड़ेगा। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। तो जाहिर से मित्रों कि साम्राज्य जब बड़ा होगा तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो कर को इकट्ठा करने वाले उस समय मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी। अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन क्या था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्त करता था। कहने का मतलब यह है कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे उस पे सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह है कि इस इलाके के गांव और शहर के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा को अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। तो उस समय जो भी लोग राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, तो यही जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, यही अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो प्रादेशिक केंद्रों के बीच भी छोटे छोटे इलाके हुआ करते थे। तो मौर्य शासक क्या करते थे कि इस क्षेत्रों पे मार्ग और नदियों पर ही बस नियंत्रण रखते थे, क्योंकि इन मार्गों और नदियों से आवागमन होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम जो था कंबल के लिए प्रसिद्ध था, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। तो जो जंगल में लोग रहते थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि जो मौर्य पदाधिकारी थे उनको हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला करके ये लोग दें। अब देखते हैं राजधानी में सम्राट। मौर्य काल में राजधानी में सम्राट की क्या स्थिति थी उसके बारे में देखते हैं। पश्चिम एशिया का यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ध्यान में रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर कहाँ का था, तो यूनान का रहने वाला था। उसका एक राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने ही इंडिया की रचना की है। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य था उसके शासक कैसे थे, उस सम्राट की स्थिति क्या थी, उसके बारे में मेगास्थनीज ने बताया है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज कहता है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। सम्राट को एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोना चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रातें एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो इस तरह की बातें सम्राट के बारे में मेगास्थनीज ने कहा है। अब देखते हैं कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है। यह एक विशाल खूबसूरत नगर है।
यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला वाले घर हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से ये घर बने हुए हैं। राजा का महल जो था वो काठ से बना है जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। देखते हैं मित्रों, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो कलिंग जो था वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था और विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग पर आक्रमण अशोक 261 ईसा पूर्व करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक राजा बनने की 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए तथा 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो अशोक कहता है कि राजा बनने के बाद अशोक 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो मित्रों, जब देखता है अशोक कि इतने लोग मारे गए हैं तो चारों तरफ से लोगों की रोने की आवाज़, मरने की दशा को देख करके अशोक का मन जो कि परिवर्तित हो जाता है और लास्ट में वो क्या करता है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह जा करके धम्म की शिक्षा देते थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मित्रों कि धम्म की शिक्षा क्या थी। तो धम्म की शिक्षा ये थी मित्रों कि जैसे ही कलिंग युद्ध होता है तो अशोक का मन परिवर्तित हो जाता है और वो कहता है कि किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की जाए, किसी भी व्यक्ति को न मारा जाए, एक दूसरे की सहायता किया जाए, एक दूसरे को परेशान न किया जाए, माता पिता की सेवा किया जाए, गुरुओं की सेवा किया जाए, ब्राह्मणों को दान दिया जाए। इस तरह की धम्म की शिक्षा अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करके जगह जगह प्रचार करवाता है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। तो अशोक ने क्या किया मित्रों कि अपने संदेश को शिलालेखों और स्तंभों पर भी खुदवा देता है और ये अधिकारियों को आदेश दिया कि ये संदेश उन लोगों को पढ़ करके सुनाया जाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु श्रीलंका भेजा। तो ये तो मित्रों थे कक्षा 6 का इतिहास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।